वेलकम टू लर्न हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। पिछला चैप्टर जहाँ पर हमने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में कि ये एम्पायर जो था फाउंडेशन किसने रखी, किस तरीके से रखी, कौन कौन से कैपेबल रूलर थे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इतना बड़ा जब एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी स्पेशल होगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरीके का था। अब उसको जानने के लिए सबसे पहले हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि सोर्सेज क्या रहे जिससे कि हमें इनके बारे में पता चलता है। देखा जाए तो सोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, कुछ मिले जुले होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 3 सोर्सेज जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट क्या था? अर्थशास्त्र बाई चाणक्य। सेकंड था इंडिका बाई मेगास्थनीज एंड थर्ड था एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, तो चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, देखा जाए तो जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से बेस्ड था जो अर्थशास्त्र की गाइडलाइंस थी उसी पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस के यहाँ से आया था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था। और ये मौर्यन जो एम्पायर था, या कह सकते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में उनके कोर्ट में ये बैठा करता था। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई थी इंडिका, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोका एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, अशोका के जो शिलालेख थे उनसे। अशोका ने क्या किया था कि अपने टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उन पे इन्होंने इनग्रेव करवाया था। ठीक है, बाकायदा वहाँ पर इन्होंने लिखवाया था अपने प्रशासन वगैरह के बारे में। बाद में हम देखते हैं कि मोनेस्ट्रीज, स्तूप्स, पिलर्स, ये सारी चीज़ों पर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ से मौर्य जो साम्राज्य था या मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ अशोका की लाइफ जब जो चेंज हो जाती है, फिर आगे वो धम्मा का प्रचार करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्हीं से पता चलता है। तो ये रहे हमारे सोर्सेज जहाँ से हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, तो मौर्यन एम्पायर जो था वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम पावर जो थी वो किसके पास थी? किंग के पास होती थी। अब जो ये किंग होता था, फाइनल डिसीजन तो इसके होते थे, बट एडवाइस के लिए भी कोई होता था। तो एडवाइस देने का काम करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको कि कहा जाता था मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का काम क्या होता था? किंग को एडवाइस करना। ठीक, इसके अलावा क्या था? गवर्नमेंट जो थी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड थी। जैसे आज के टाइम में भी देखें तो गवर्नमेंट हमारी क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड है। जैसे कि हम देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया। ठीक है, हर चीज़ में हम देखते हैं कि अलग अलग मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट है। उसी तरीके से उस समय भी रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्टर जो थे वो अपॉइंट थे। अच्छा, इनको अपॉइंट करने का काम जो था वो कौन करता था? ठीक है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट जो थी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड थी। अब ये डिपार्टमेंट को देखने के लिए जो लोग अपॉइंट होते थे उनको अपॉइंट करने का काम किंग करते थे। रोल ऑफ महामाताज, तो महामाताज जो थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेली के काम सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सारे पर नज़र रखना महामाताज का काम होता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर था, हम लोगों ने देखा भी पिछले चैप्टर में कि पूरा कवर कर रखा था। ठीक है, तो इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करने के लिए, जैसे आज हम देखें हमारी कंट्री जो है वो स्टेट्स में डिवाइड है, उसी तरीके से ये पूरा एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था। अब ये प्रोविंसेस जो थी इसको हैंडल करने का काम कौन करता था? इसको हैंडल करने का काम जो प्रिंस होते थे वो करते थे, यानी कि राजा के बेटे। इसके अलावा रॉयल फैमिली के लोग जो होते थे वो इनकी देखभाल करते थे। कहा जा सकता है कि एज अ गवर्नर, ठीक है, वॉइसराय, या फिर कह सकते हैं कि जो ये होते थे इनको कहा जाता था कुमाराज। ठीक है, तो ये लोग प्रोविंसेस देखने का काम करते थे। अब ये प्रोविंसेस जो थी आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थी। आज भी हम देखें हमारे स्टेट क्या है? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। उसी तरह ये प्रोविंसेस भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती थी। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? आज के टाइम में भी हम देखें तो ये क्या है? कई सारे इनमें टाउन्स, विलेजेस,
या फिर नगरास कह सकते हैं, ग्रामास कह सकते हैं, उन सब से ये बने होते थे। आज के टाइम में भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर कोई एक जगह ही तो नहीं होती है, ठीक है, उसमें भी हम देखते हैं कितने सारे टाउन्स, विलेजेस ये सारे होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट जो होते थे वो कैसे होते थे, काफ़ी सारे टाउन्स, विलेजेस इन सब से मिलकर बने होते थे। अच्छा, इसके अलावा बहुत हर लेवल पर अलग अलग ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट होते थे कि चीज़ें जो है वो सही तरीके से चल सके, तो सही तरीके से हैंडल हो सके, इसलिए डिफरेंट लेवल पर बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट होते थे, जो कि डेली के कामों को देखने का काम किया करते थे। चलिए बात करते हैं पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो कि कैपिटल सिटी थी मौर्यन एम्पायर की, इसके अलावा अदर जो सिटीज़ थी उसके लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मॉडल था, ठीक है, मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में था। इसके अलावा इसमें 6 कमिटीज़ थी, ठीक है, 6 क्या थी, कमिटीज़ थी इसके पास। हर कमेटी के 5 मेंबर्स होते थे, हर कमेटी के 5 मेंबर्स होते थे। अब चलिए आगे समझते हैं। चलिए, तो ये जो कमिटीज़ थी, ठीक है, क्या थी वो हम समझेंगे कि 6 कमिटीज़ थी, क्या थी। फर्स्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, हर चीज़ को देखने के लिए हमने क्या बात की कि 5 मेंबर्स होते थे। तो एक हो गया इंडस्ट्रीज़, सेकंड हो गया रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, जो भी उनके एम्पायर में या फिर कह सकते हैं जो भी उनके प्रोविंसेस में जो बर्थ एंड डेथ हो रही है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। नेक्स्ट, केयर एंड कंफर्ट ऑफ फॉरेनर्स, जब कोई फॉरेन से आ रहा है, दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे निगरानी रखने के लिए कह सकते हैं। तो केयर एंड कंफर्ट ऑफ फॉरेनर्स उनके लिए एक होती थी कमेटी। नेक्स्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी कमेटी होती थी कि ट्रेड कॉमर्स जो है वो सही तरीके से चल सके। क्योंकि रेवेन्यू जो था वो एग्रीकल्चर से तो हमेशा से सबसे ज़्यादा आता रहा, लेकिन उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक कमेटी होती थी। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, इसके लिए भी कमेटी होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस जो था अलग अलग लोगों से कलेक्ट करने के लिए, इनके लिए भी एक कमेटी जो थी वो बनी थी। अब इस तरीके से देखा जाए तो 6 कमेटीज़ थी। अब ये 6 कमेटीज़ में हर कमेटी के 5 मेंबर्स थे, यानी टोटल कितने हो गए, 30 मेंबर्स हो गए ना, 6 × 5 कर देंगे 30 मेंबर्स। तो टोटल ये 30 मेंबर्स जो थे ये क्या करते थे, इनका काम क्या होता था, जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी उनको देखने का काम करते थे, जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, इस तरीके के काम देखने का, मतलब इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके के डिपार्टमेंट्स जो थे वो देखने का काम ये करते थे। जो किंग होते थे उनके पास एक बड़ा स्पाई सिस्टम था। स्पाई सिस्टम किस लिए रखते थे, भाई राज्य में सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, दुश्मनों से तो नहीं मिल गए हैं। उसके अलावा अंदर बाहर हर तरफ की खबर रखी जाती थी। ये स्पाई सिस्टम जो था एम्पायर के अंदर और बाहर दोनों जगह खबर, कहीं बाई चांस किसी ने कहीं से रेबल कर दिया अंदर ही, बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, ये सारी चीज़ों पर वो नज़र रखने का काम करते थे। इसके अलावा इनके पास स्टैंडिंग आर्मी होती थी, ठीक है, जो कि वेल इक्विप्ड होती थी। ये वेल इक्विप्ड का क्या मतलब है कि बाकायदा उनके पास अस्त्र शस्त्र होते थे। स्टैंडिंग आर्मी जो एक कह सकते हैं कि हमेशा ही वो आर्मी जो है वो बनी रहती है। जैसे युद्ध हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को शामिल होना पड़ता है, लेकिन एक ये फिक्स होती थी आर्मी कि वो इनके साथ रहती थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो पाटलिपुत्रा जो था मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार वॉल सिटी था, वहाँ पर बहुत वॉल्स जो थी वो बनाई गई थी। इसके अलावा क्या था कि किंग जो होते थे, ये भी समझ लेते हैं कि किंग का क्या काम होता था या किंग कहाँ रहते थे। तो किंग का क्या काम होता था, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, और उसके अलावा वो लोग रहते थे स्टोन के जो बड़े बड़े पैलेसेस होते थे वहाँ पर रहते थे। अब बात करते हैं मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न टाइम पीरियड जो था उसमें इस फील्ड में इतना ज़्यादा काम हुआ था जिसकी वजह से इसको एरा ऑफ कल्चर जीनियस का नाम भी दिया गया। देखा जाए तो मेन अचीवमेंट इसमें कहाँ पर मिलती है, हमने देखा कि चंद्रगुप्ता मौर्य उस टाइम में भी इस तरीके के काफ़ी काम कराए गए थे, लेकिन मेन अचीवमेंट यहाँ पर मिलती है अशोका के टाइम पीरियड में। अशोका के टाइम पीरियड में क्यों देखने को मिलती है, एक तो कह सकते हैं कि एक कोई इंसान जो है वो इस तरीके की कला जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें बनवाता है। इसके अलावा अशोका की लाइफ हमने देखा किस तरीके से चेंज हो गई। आगे उनका एम क्या था, बस ऐसी ही चीज़ें जो थी वो स्प्रेड करना, यानी कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, धम्मा की जो शिक्षाएँ थी उनको स्प्रेड करना। उसके लिए उन्होंने क्या किया, भाई लोगों तक जाकर बताओ। इसके अलावा क्या किया कि स्तूपास जो थे वो बनवा दिया, केव्स बनवा दिए, पिलर्स बनवा दिए, उन पे बाकायदा वो मैसेजेस जो थे बुद्धा की टीचिंग्स, धम्मा, वो सारी चीज़ें लिखी थी जिससे कि लोग जो हैं उसे पढ़ सकें और उसके बारे में जान सकें। तो इस वजह से, क्योंकि अब उनका एम क्या था, ये टीचिंग्स जो था वो उसे स्प्रेड करना, तो इस फील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम करवाया, ठीक है। तो इसीलिए
ये जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट है वो अशोका के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अकेले देखा जाए तो अशोका ने 84,000 से ज़्यादा स्तूपास बनवाए थे। ठीक है, स्तूपास ये डोम लाइक शेप, और यहाँ पर इसके जो बेस होते थे यहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे। रेलिक्स यानी उनके अवशेष, जैसे उनके हेयर हो गए, उनके टूथ, उनके नेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती थी इसके बेस में। ठीक है, तो उन्होंने ये हुआ, पिलर्स हुए, ये सारी चीज़ें, केव, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनवाई और उन पे बाकायदा वो मैसेजेस जो थे वो लिखवाए। हम देखें तो चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में बुद्धिज़्म से वो भी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थे, और अशोका के टाइम में देखते हैं तो इन पे तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म का। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना हो इसमें तो क्या है, सांची स्तूपा जो है, स्तूपास का अगर बेस्ट एग्जाम्पल तो सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसको बड़ी खूबसूरती से बनवाया गया है। इसके अलावा बुद्धा ने बहुत सारे हाउसेज, विहाराज, ये सारी चीज़ें भी बनवाई थी। विहाराज यानी कि मोनेस्ट्रीज जहाँ पर कौन रहते हैं, मॉन्क वगैरह रहते हैं, उसको कहा जाता है मोनेस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें भी बुद्धा ने अपने टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें भी अशोका ने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बनवाई थी। आर्टिस्टिक स्किल, जो इस समय के जो आर्टिस्ट थे, अगर उनकी स्किल की बात करें, अगर वो देखनी हो तो अशोका के टाइम के जो स्कल्पचर हैं उनको देखा जाए, वो बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल में देखें तो अशोका एडिक्ट्स जो हैं वो इस टाइम की आर्ट के या फिर जो आर्टिस्टिक थे उनके वर्क को देखने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि बड़ी खूबसूरती से उसको बनाया गया है। अब जैसे देखा जाए तो अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे, उस पर बाकायदा मैसेजेस जो थे वो लिखवाए थे। ठीक है, उसी में देखा जाए तो सारनाथ का पिलर जो है वो बहुत फेमस है, बहुत ही खूबसूरती से तो बनवाया गया है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर एक स्टोन पर लायन बनाया गया है। अब ये जो लायन है इसके 4 फेस बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे की तरफ बैक कर कर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ क्या है, एक ही स्टोन पर बनाया गया है। इसको खूबसूरती से सजाया गया है, किससे, नीचे इसके एनिमल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अभी एनिमल्स भी किए गए हैं, किससे, चक्रास से, जो धर्म चक्रास हैं उनके द्वारा इनको किया गया है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसको माना जाता है कि जो अशोका के टाइम का आर्ट था उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको आपने और कहीं भी देखा है, कहाँ पर देखा है भाई, हमारी करेंसी जो है ये हमारा नेशनल एम्बलम है। तो 1950 में जो ये सारनाथ पिलर पर बना हुआ ऊपर का स्ट्रक्चर था, स्कल्पचर जो था, इसको हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो माना गया। ठीक है, वहाँ से लिया गया 1950 में। याद रखिएगा 1950 में हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो सारनाथ पिलर से लिया गया। अब ये जो नेशनल एम्बलम है हमारी करेंसी पे हमें देखने को मिलता है, चाहे हमारी नोट है या हमारे कॉइन्स हैं, सभी जगह हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो ये चक्रास हैं इनको भी ये भी हमें देखने को मिलता है। ये चक्र कहाँ पर, हमारे नेशनल फ्लैग पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो चक्रास हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं मोशन एंड प्रोग्रेस की, लगातार चलते रहना और प्रोग्रेस को ये शो करते हैं। बात करते हैं मॉडर्न इकॉनमी की। तो इकॉनमी में देखा जाए उसमें इन्होंने बहुत काम किया। सबसे बड़ी चीज़ कि पहली टाइम था कि कोई कंट्री जो पहली टाइम था कि कंट्री जो थी वो यूनिफाइड हुई। अभी तक क्या था, अलग अलग किंगडम्स थी, यहाँ पर क्या था, पूरा साम्राज्य इनके हाथों में था। तो कंट्री जो थी वो इस समय में मॉडर्न रूलर्स के अंडर में यूनिफाइड हुई। अब इससे क्या हुआ, इससे कह सकते हैं इकॉनमी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन जो थी वो मिलेगी। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, अब क्या है पूरा इनके हाथों में था, तो सारी जगह एक ही जैसे रूल्स और सारी चीज़ें ये चला सकते थे। तो इससे क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी, इकॉनमी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ने में हेल्प मिली। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जो फार्मर्स थे उनको एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर जो कि सबसे बड़ा सोर्स रहा है रेवेन्यू का हमेशा से, तो अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, रेवेन्यू आएगा तो कह सकते हैं जो राजा की सोर्स ऑफ इनकम होता था सबसे बड़ा, वो क्या होता था, लैंड रेवेन्यू ही होता था। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत काम कराए गए, लोगों को इनकरेज किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो थी वो दी गई। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में काफ़ी सुधार किया गया। ठीक है, इसके अलावा अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हुई, जैसे कि माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कारपेंटर हो गए, ठीक है वो उनका काम हो गया, पॉटर हो गए, ठीक है, मैसनरी जो लोग ईंटों से जोड़कर घर बनाते हैं, मैसन्स उनको कहा जाता है ना, जो मिस्त्री जिनको कहते हैं हम लोग, तो मैसनरी। तो इन सारे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की गई और जिससे कि राजा को
जो रेवेन्यू मिलता था वो भी बढ़ा, और इससे क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी एंड बाकी ग्रोथ हुई। और भी अदर फील्ड हैं, उनको हम आगे देखते हैं। इस समय में ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल पर ट्रेड जो था वो बढ़ा। देखा जाए तो इनके ट्रेड रिलेशन जो थे वो किसके साथ थे, इजिप्ट के साथ थे, श्रीलंका के साथ थे, इन सब के साथ ट्रेड रिलेशन भी थे। तो जाहिर सी बात है इनकम का एक अच्छा खासा सोर्स ये भी था। रेवेन्यू जो था, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि बाकी लोगों से भी लिया जाता था, तो जो ट्रेड में हो गए इनसे भी लिया जाता था, जो माइनिंग वाले काम है, माइंस में काम कर रहे हैं उनसे भी लिया जाता था, फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए उनसे भी लिया जाता था। तो ये सारे सोर्सेज थे किसका, टैक्स लेने के लिए। अब इनका यूज़ कहाँ होता था, जो ये टैक्स आता था वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। अब वो टैक्स का यूज़ कहाँ होता है, पब्लिक वेलफेयर के कामों में होता है। तो यही चीज़ उस समय में भी था, जो राजा के पास ये रेवेन्यू टैक्स ये सारी चीज़ें जाती थी, तो इनका यूज़ कहाँ होता था, जो आर्मी रखी जाती थी उनकी सैलरी के लिए, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सारी चीज़ें बनवाने के लिए। चलिए अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, इस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि जब अशोका की डेथ हुई 232 BCE में, कब हुई थी, 232 BCE में इनकी डेथ हुई थी। तो अशोका की जब डेथ हुई वहीं से ये एम्पायर जो था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया था। अब इसके बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से ये एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हुआ। समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका योग्य होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखा जो भी एम्पायर डिक्लाइन होते गए उनका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उनके जो सक्सेसर थे वो बहुत योग्य नहीं थे। तो यहाँ भी यही था कि सक्सेसर जो थे वो क्या थे, वीक थे एंड इनेप्ट थे, अयोग्य थे। एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो एम्पायर जब बड़ा हो गया तो उसको हैंडल करने के लिए योग्य शासक चाहिए। यहाँ पर अयोग्य थे जो कि छोटा एम्पायर भी नहीं हैंडल कर सकते थे, तो इतना बड़ा एम्पायर हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो इस वजह से भी लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर कमज़ोर थी तो इस वजह से उसमें कमी आती गई और ये एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा स्टैंडिंग आर्मी जो कि परमानेंट एक आर्मी होती थी, ठीक है, तो ज़रूरत है नहीं है लेकिन उतनी सेना रखना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी लार्ज नंबर में होते थे जिनकी की सैलरी भी पे करनी पड़ती थी और इसकी वजह से ट्रेजरी जो थी वो बहुत तेज़ी से खाली होती चली गई इनके मेंटेनेंस में। आर्मी है, उनकी सैलरी और बाकी मेंटेनेंस में, तो इस तरीके से ट्रेजरी इनकी खाली होती चली। तो कुल मिला के ये सारे कारण थे जिन्होंने कह सकते हैं इनकी इकॉनमी को, बाकी चीज़ों को कमज़ोर करता गया और इसकी वजह से ये जो एम्पायर था ये डिक्लाइन हो गया। तो बहुत सारी कमियों की वजह से हम देखते हैं कि इतना बड़ा जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन इसके जो लास्ट रूलर थे इनका क्या हुआ वो समझेंगे। लास्ट रूलर कौन थे पहले ये समझते हैं। तो बृहद्रथा जो थे वो इसके लास्ट रूलर थे। ठीक है, कौन थे, बृहद्रथा। तो बृहद्रथा जो थे इनको पुष्यमित्रा शुंगा जो थे उन्होंने मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से शुंगा डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश होती है। अब ये पुष्यमित्रा शुंगा की बात अगर करें कि ये कौन थे, तो एक तो इन्होंने शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी और उससे पहले मौर्यन एम्पायर में ही ये सेनापति थे। ठीक है, तो आगे इन्होंने देखा कि सक्सेसर जो है वो अच्छे नहीं है, कंडीशन साम्राज्य की अच्छी नहीं है, तो बस इन्होंने लास्ट जो रूलर थे उनको मारा और उसके बाद इन्होंने शुंगा डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश कर दी। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।